गुड मॉर्निंग। हम सीख द चैप्टर अपना सिंटैक्स। बात हुई थी कि बहुत ही जो कंसेप्ट है बहुत छोटा है और बहुत ही इजी है। बात इतनी सी है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट हो प्लूरल तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। लेकिन मैंने कहा था कि इस चैप्टर को समझना इसलिए आवश्यक है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर भाषा का अलग अलग है, तो इंग्लिश का भी अलग है। हमने अभी तक दो नियम सीखे थे और हमने बात की थी एस एस और पीपी के नियम। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन उसके भी एक्सेप्शन थे जो हमने बात की थी। फिर सीखा था कि एंड से जब दो सेंटेंस को ऐड करते हैं तो एक और एक दो होता है तो वर्ब हो जाएगी प्लूरल, लेकिन उसके भी एक्सेप्शन थे और हमने वो दो हमने अभी तक पढ़े थे। तो आज रूल नंबर तो वही दूसरा ही है। वो कौन सा है चल रहा है? एंड और वर्ब की फिल्म। बात ये थी कि सब्जेक्ट नंबर एक यहां और सब्जेक्ट नंबर दो यहां, तो वर्ब आएगी प्लूरल। इट मीन्स वर्ब थी प्लूरल। लेकिन हम पढ़ रहे थे इसके एक्सेप्शन, इसके अपवाद, और एक्सेप्शन में हमने दो पढ़े थे और आज पढ़े जा रहे हैं नंबर 3 इसका। अब एक्सेप्शन मैंने नियमों से विपरीत। अब बात नियमों से कैसी थी, दो बात बढ़ ली है, आज तीसरा पढ़ रहे हैं। अब उसको देख समझना है। नियम कहता है कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, एक और दो, तो वर्ब प्लूरल आती है। लेकिन हमने अभी तक ए और बी पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े, वन एंड वन, वहां पर टू नहीं बल्कि वन पेयर होता है, वन पेयर, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जब कोई भी दो नाउन और दो एडजेक्टिव को जब एंड से जोड़ते हैं और वो केवल एक व्यक्ति के लिए हो, फॉर वन, तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी, वो अपोजिट है। अब यहां पर तीसरा, अब तीसरा क्या कहता है कि ईच और एवरी। अब सब याद रखना अपन को, ईच एवरी नो। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा एंड जिसकी अपन बात करें बार बार, और सब्जेक्ट दो हो गए सब्जेक्ट। अब जुड़ किससे रहा है? एंड से जुड़ रहा है, दो भी आ रहे हैं। लेकिन यहां जो वर्ब आएगी, नियम कहता है कि एंड से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब आएगी प्लूरल, लेकिन हमारा एक्सेप्शन है वर्ब आएगी सिंगुलर। अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। अब वो कहता है ईच बॉय एंड गर्ल टू गेट गुड मार्क्स want या wants। every man and every woman। interested in
वॉचिंग टीवी, इज या आर। each man, woman and child each man, woman and child busy in gossiping at that time. Was each teacher and each student present today. No boy and no girl. Like एग्जाम्पल बहुत से और पैटर्न बहुत सारे। अब इनमें वाक्य देखना हमको कि हर वाक्य में एंड आएगा, क्योंकि हमारी बात जो चल रही है सारी कहानी एंड पे ही आधारित है। लेकिन उस एंड में जो हम दो सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं उन सब्जेक्ट के साथ में ईच, एवरी या नो जब आ जाए तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना जाएगा, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। क्यों आएगी? अब कहता है ईच बॉय एंड, ईच का मतलब यानी हर एक, एवरी यानी भी सभी लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में यानी अलग अलग, और नो यानी एक भी नहीं यानी हर लड़का और लड़की अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, हर एक लड़का अलग अलग, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो क्या हुआ? ईच आ जाए। अब ये ईच यहां होता है, ईच बॉय ईच गर्ल तो भी सही है। ईच और एवरी और नो वाक्य में आने चाहिए, तो एंड से पहले या एंड के बाद, या एंड के पहले भी और एंड के बाद भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें ईच आना चाहिए। दूसरी बात, इनके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा। किनके बाद में? ईच के बाद में, एवरी के बाद में, नो के बाद में। ये भी हमें याद रखनी है। एक चीज यहां और लिख ले, क्या देखना हमको कि ईच, एवरी और नो के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होगा। नाउन सिंगुलर नाउन याद रखना शॉर्ट के अंदर, ये हमें चीज याद रखनी है। अब जब वाक्य में ईच, एवरी और नो हो तो उसकी फिल्म कहती है, उसकी हिस्ट्री कहती है वो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे एंड से जुड़ने के बावजूद भी। तो अब वही बात है कि सब में ईच आ रहा है, एवरी मैन, एवरी वुमन, हर आदमी और हर औरत फिल्म या टीवी देखने में इंटरेस्टेड है सभी अलग अलग चाहते हैं। ईच मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, या थ्रू गए 1 2 3, लेकिन वही ईच आ गया मतलब हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा उस समय बातों में व्यस्त था, बिजी था। ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट दोनों में आ रहा है, हर अध्यापक, हर विद्यार्थी आज उपस्थित है।
कोई विशेष डे है, ओकेजन, इसलिए हो सकता है नो बॉय एंड नो गर्ल टू बी डिफेंड। कोई भी लड़का, कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसको बदनाम किया जाए, उस पर अंगुल उठाया जाए। तो इन सब के अंदर जो है इज का प्रयोग हो रहा है। यहां पर दोनों के साथ में हो रहा है, यहां पे एक साथ में, वही यहां दोनों में हो रहा है। ये कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी बनाए, स्ट्रक्चर में ईच एवरी नो आना चाहिए। तो इनके साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब सिंगुलर, तो वांट या वांट्स, तो वही चीज वर्ब सिंगुलर वो होगी जिस साथ में एस होगा। तो एस वाले कौन है? वांट्स है, तो यहां पर वांट्स हो गया। इज या आर में कौन सिंगुलर है? तो इज है। वाज और में कौन है? तो वाज हो जाएगा। वो यहां पर भी इज और यहां पर लाइक्स। ये ईच और एवरी और नो की हिस्ट्री है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है कि ईच एवरी और नो आने पर सब्जेक्ट माना जाएगा सिंगुलर और वर्ब भी लगेगी सिंगुलर। इसमें एक हल्का सा बदलाव करूं, वो देखना, फिर अपन आगे चलते हैं। एरो किया मतलब कुछ हटके, मैं लिखा हूं सेंटेंस, वो देखें, उसका क्या स्थिति समझे, उसके बाद बात करेंगे अपन। एक और लिख लेते अपन। यहां मैंने दो वाक्य लिखे, उनको पहले रीड करें, और उसमें और जो हमने पहले वाक्य लिखे थे उसमें क्या फर्क है वो समझने की कोशिश करें। वी ईच टू टेक पार्ट इन दिस गेम और द स्टूडेंट्स ईच टू सेक विद सचिन वन बाय वन। कि पहले बात था कि ईच एवरी नो सब्जेक्ट और एंड, क्या इसमें एंड आ रहा है क्या? तो पहली बात इसमें एंड नहीं आ रहा है, इट मीन्स ईच का एक नया ट्विस्ट आ गया है। सेकेंड बात मैंने अभी कही थी कि ईच एवरी और नो के बाद जो आएगा नाउन वो होगा सिंगुलर, लेकिन यहां पर पहली बात तो ईच बाद में आ रहा है। ये कौन आ रहा है? सब्जेक्ट, उसके बाद में स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट उसके बाद में, जबकि उसमें सब्जेक्ट के पहले था। एक तो अंतर ये है। दूसरा, हमारा जो सब्जेक्ट है ये नाउन कौन सा है, सॉरी ये कौन है? प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। ये कौन सा नाउन है? ये नाउन प्लूरल है। यहां नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल। इस स्थिति में हमें यहां जो वर्ब लगेगी वो आएगी, वर्ब आएगी प्लूरल, इसके अकॉर्डिंग आएगी। अब अपन इसकी बात करें तो क्या होगा? वांट, और यहां जाएगा लाइक। वी ईच, हम सभी, लेकिन एक एक करके, लेकिन वही हम में से प्रत्येक जो है इस गेम में हिस्सा लेना चाहता है, लेकिन हमने इंप्रेस किया है वी को, हमने स्ट्रेस दिया है वी को, यहां भी स्ट्रेस दिया है स्टूडेंट्स को, इसलिए यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब होगी प्लूरल। ये भी हमें थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि नाउन आ जाए प्लूरल या प्रोनाउन
आ जाए प्लूरल। और इसके बाद में अगर ईच आता है और ईच आना है तो इस सिचुएशन के अंदर जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी? वो वर्ब होगी प्लूरल। ये हमें फॉर्मेट याद कर लेना है कि जब किसी वाक्य में नाउन प्लूरल हो या प्रोनाउन प्लूरल हो, उसके बाद ईच आता है तो उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये इसके दो एग्जाम्पल है। अब अपन बात करेंगे कि मैंने कहा था कि हर चीज में आ रहा है एक्सेप्शन, कि दो रूल्स पढ़े। एक नंबर था SSPP का और सेकंड था एंड का, लेकिन एक्सेप्शन ज़्यादा थी। फर्स्ट नियम के भी 3 एक्सेप्शन और सेकंड के भी 3 एक्सेप्शन, और उनको सबको अगर ऐड करें तो 8 हो गए, लेकिन हम अभी तक 2 तक पहुंचे हैं। अब जो अपना सीखेंगे उसमें एक्सेप्शन नहीं है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब बात आती कि वाक्य हमारा चैप्टर टिपिकल क्यों है, तो बात आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर की। तो अब हम बात करेंगे कि जब दो सब्जेक्ट को अलग अलग जोड़ते हैं कंजक्शन से, क्या नाम दिया मैंने? कंजक्शन। तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में क्या वर्ब लगाएं, हम उन नियमों पर बात करेंगे। जब दो सब्जेक्ट को किसी एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो वर्ब कौन सी आएगी? अब हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं को लेकर के। उससे पहले हम आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि दो सब्जेक्ट को जब किसी एक कंजक्शन से जोड़ा जाए तो उस कंडीशन में किस वर्ब को हम यूज करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट मेन होगा और किस सब्जेक्ट के अनुसार हम अपनी वर्ब का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वही नियम होंगे। तो पहले देखते हैं अपन सब्जेक्ट एक, मैंने कहा कि सब्जेक्ट को जोड़े किसी कंजक्शन से, इट मीन सब्जेक्ट दो होने ही है। अब हमारे पास जो मेन है वो है आपके पास एज वेल एज। along with, together with, प्लस सब्जेक्ट टू। अब हमें वर्ब लगानी है। यहां इसकी जो संख्या है वो और भी है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में अधिकांश यहां तक आते हैं, एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद या विद। इनका अर्थ है साथ ही साथ, सभी का, अलोंग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ। अब इनका अगर आ जाए, क्या आ रहा अभी कि सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, तो उस स्थिति में जो हमारा वर्ब आएगा यहां पर, वो वर्ब लगाना है। वो कौन सा लगाए, सिंगुलर लगाए या प्लूरल लगाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में जब आएगी बात तो होगा सब्जेक्ट जो फर्स्ट है उसको देखना है, और इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही अपने पास वर्ब आएगी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वहां जो लिखना है वो मैं आगे लिखूंगा। अपन पहले कुछ वाक्य लेते हैं, फिर इसको पहले समझते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। अब वो क्या कहता है, रवि एज वेल एज हिज पेरेंट्स attending the meeting. I
टुगेदर विद माय फ्रेंड्स सबमिटेड द प्रोजेक्ट हैज या हैव लिखना है इसमें से। टीचर along with students to participate in the quiz competition. ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए, हम और भी लेंगे क्योंकि शब्द और भी है। यहाँ जो लिस्ट बनेगी वो बहुत लंबी बनेगी, लेकिन एग्जाम में मुख्यतः एज वेल एज along with और टुगेदर विद ही आते हैं। लेकिन हमारे बुक्स में हमें और भी मिल सकते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब कहता है साथ ही साथ, राम साथ ही साथ उसके माता पिता मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर वाक्य की हिंदी बने, मैंने पहले बात कहा था कि अगर इनकी हिंदी बना करके यहाँ यूज की जाए वर्ब को, तो वर्ब लगेगा आएगी सिंगुलर। जैसे सुनना, राम साथ ही साथ उसके माता पिता मीटिंग में आ रहे हैं, मतलब राम माता पिता 2 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, यानी वो प्लूरल हो गया। आई टुगेदर विद माई फ्रेंड्स, मैं और मेरे दोस्त, बहुत सारे हैं, बल्कि मैं और मेरे दोस्तों ने प्रोजेक्ट सबमिटेड कर दिया, सौंप दिया है, तो भी लग रहा है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, अध्यापक साथ ही साथ विद्यार्थी, कोई टीचर है सब्जेक्ट का, उसने क्विज कंपटीशन अरेंज किया स्कूल में और सब उसमें भाग लेना चाहते हैं। अब मेन बात क्या है, हमें इन वाक्यों की जब हिंदी करेंगे तो लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन हमें उसको इग्नोर कर देना है। मेन जो होगा, फर्स्ट जो होगा सब्जेक्ट। अब यहाँ फर्स्ट कौन, जो ऐसे पहले है तो कौन है, रवि है। यहाँ पर कौन है, आई है। यहाँ कौन है कि टीचर है। हम इन्हीं पे बात करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग वहाँ वर्ब आनी है। अब यहाँ देखें रवि कौन, तो रवि सब्जेक्ट सिंगुलर है, या सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ वर्ब कौन सी जाएगी, सिंगुलर। तो वो कौन है, इज। यहाँ कौन है, आई। अब आई कौन है, तो आई कौन है, आई प्लूरल है। हमने बात की थी कि आई जो है वो प्रेजेंट में प्लूरल है और पास्ट में सिंगुलर। यहाँ बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है तो हो गया प्लूरल, तो कौन जाएगा, हैव हो गया। और यहाँ वापस टीचर जो कौन हो गया, नाउन है और सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, वांट्स। इट मीन्स हमें केस बनना है कि इस सब्जेक्ट के अनुसार हमारे वहां पर वर्ब आएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। क्या लिख दें अपने यहां पर, बस ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर वर्ब सिंगुलर या जो है प्लूरल वो कोई भी आ सकती है, अन्य कोई है, लेकिन उसका रूप इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब मैंने कहा था कि इसके अलावा और भी शब्द हैं, बहुत भी है, मैं लिखा हूं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। तो
बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से, तो उसको देख लिस्ट देखना इनकी। एंड नॉट, मोर देन, rather than, like, unlike, including, excluding, विद भी हो सकता है, नो मोर देन, ऐसे और भी हो सकते हैं। मेन तो मैंने कहते ऊपर वाले ही है, उसके अलावा कोई देखे तो इनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो जो थर्ड नियम है, ये सारे कहलाएंगे कंजक्शन, एज वेल एज, एलोंग विद और टुगेदर विद, और ये सारे ये जो होते हैं कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, संयोग बनाते हैं। इनमें क्या देखना है, एक दो इसके भी लेंगे, अपन अभी देखेंगे। फिल्म ये होगी कि जब ये वाक्य में जब दो कर्ताओं को इनसे जोड़ा जाए क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव से, जो ये आ रहे हैं, तो उनमें जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं, कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। लेते हैं एग्जाम्पल एक दो और, फिर आगे चलते हैं। सी नो लॉस देन यू रेस्पॉन्सिबल। I, in addition to them, completed the work। कहता है नो लेस देन यू इज रेसिप्रोकल। अब यहां देखना है कि जुड़ किससे रहा है, नो लेस देन, यहां कौन है, इन एडिशन टू, नो लेस देन यानी से कम नहीं, कि वह जिम्मेवार है तुमसे कम नहीं, मतलब जितने तुमदार तुम हो उतनी उतनी वह है। अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्या कहा कि जितने जिम्मेवार तुम हो उससे कम ये भी नहीं, मतलब ये भी उतनी जिम्मेवार है जितने कि तुम हो। बात हुई है, लेकिन है तो दोनों ही, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस इस पे दे रहे हैं, ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ से दे रहे हैं। आई में इन एडिशन टू देम, उनके अलावा मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया, मतलब इन्होंने तो किया ही है, मैंने भी किया। अब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट कौन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये भी प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। अब देखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट में यहाँ जो है वो कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और यहाँ कौन सा है कि ये आ गया प्लूरल। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सा नहीं है, सिंगुलर, इट मीन्स इज हो जाएगा। अब यहाँ कौन है, वर्ब है प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी होगी प्लूरल, तो है हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो अपना रूल नंबर 3 है वो पूरा होता है। अब आगे बढ़ रहे हैं नंबर 4। यहाँ पर भी हम जो बात करेंगे वो होगा कि दो सब्जेक्ट को किसी एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाए। यहाँ भी जो कंजक्शन है वो क्यूमुलेटिव है। तो एक इसको शॉर्ट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कि अपन बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। अब रूल नंबर 4 भी मैंने पहले कहा है कि दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं किसी एक नए कंजक्शन से। रूल नंबर 4 सब्जेक्ट फर्स्ट यहां पर भी, और यहां जो आ रहा है हमारे पास वो है कौन सा कंजक्शन है, इसका नाम है नॉट ओनली प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट और बट आल्सो प्लस सब्जेक्ट सेकेंड। अब यहां पर वही बात वर्ब को लगाने की है। यहां पर भी दो सब्जेक्ट और दो कंजक्शन, नॉट ओनली बट आल्सो कंपाउंड कंजक्शन कह सकते हैं, या है ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन जिससे दो को जोड़ा जाएगा, न केवल राम बल्कि उसके दोस्त भी, न केवल मैं बल्कि वह भी। ऐसा कह सकते हैं। ऐसे बहुत से वाक्य बनेंगे। अगर ऐसे वाक्य आए तो मैं पहले वाक्य लिख रहा हूं, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। अब देखना कहता वाक्य not only Ram but also his friends interested in this scheme। फर्स्ट वाक्य। सेकेंड वाक्य है not only you but also I deposited tax। not only Sita but also Geeta is coming to my house। एग्जाम्पल और भी है लेकिन अपन इन भी बात करेंगे। यहां पर भी दो सब्जेक्ट और दो जोड़ेंगे कंजक्शन, फिर अपन बात करेंगे। अगर इनकी हिंदी की जाए, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो लेवल है वो हिंदी के करते हैं और उसकी बनाते हैं, सॉरी बाकी इंग्लिश करते हैं हिंदी, फिर उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो उत्तर गलती होंगे। हमें हिंदी में नहीं देना है बल्कि उसको इंग्लिश में ही सोचना है। क्या स्ट्रक्चर है, अगर करें हिंदी न केवल राम बल्कि उसके दोस्त भी, इट मीन्स बहुत सारे बन गया प्लूरल, हो जाएगा। न केवल तुम बल्कि मैं भी, एक से दो है, मैं और तुम ने अपना जो टैक्स है डिपॉजिट कर दिया है। न केवल सीता बल्कि गीता भी मेरे घर आ रही है, इट मीन्स दोनों आ रही है। अगर इनकी हिंदी बना के की जाए तो सारे के सारे जो सेंटेंस में उसमें वर्ब आनी चाहिए थी प्लूरल। यहाँ भी आर, यहाँ भी है और यहाँ पर आर, लेकिन ऐसा नहीं है। इन वाक्य में देखना है कि जब किसी वाक्य में नॉट ओनली बट आल्सो
आता है और उसमें दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हो, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 जुड़ रहे, तो हमें वो देखना है कि सब्जेक्ट जो होगा सेकंड, इसके अनुसार, यानी सब्जेक्ट सेकंड के अनुसार ही अपने पास वर्ब आएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या था पहले, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, उसमें सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार, नॉट ऑल बट असल में सब्जेक्ट सेकंड के अनुसार। अब सब्जेक्ट सेकंड में जो भी होगा उसको देखना है और वही हमें यूज करना है। अब यहां देखा हमने हिज फ्रेंड्स, कौन है, तो गया सब्जेक्ट प्लूरल है। यहां देखा आई, ये भी प्लूरल है। यहां कौन, गीता, सिंगुलर है। जहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहां वर्ब सिंगुलर, जहां सब्जेक्ट हो प्लूरल वहां वर्ब प्लूरल, लेकिन इस संरचना में सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां कौन है प्लूरल, ये भी होगा प्लूरल, तो क्या जाएगा आर। अब जी है आई के साथ हैज या हैव, अब इसको ऊपर चाहे यहां से लगाते तो, लेकिन अगर यहां पर होता इज आर एम, तो अगर यू को मानते तो आर आता और आई को मानते तो एम आता, लेकिन अपने पास हैज है तो हैव हो गया। अब वही सीता और गीता है तो दो, लेकिन हमें गीता को मानना है, इसलिए तो यहां बात आएगी कि अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट क्या लिखना हमको, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकंड, उसके अनुसार ही यहां पर हम उसका सिंगुलर या लेकर देंगे प्लूरल, कोई एक होगी इस सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा रूल नंबर 4 है। मैंने प्यार में कह रहा हूं कि इस चैप्टर में जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है, सुनना, सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हिंदी के द्वारा उनको बनाने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट बनाए, वाक्य बनाए हिंदी और समझे कि सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, तो हमारे अधिकांश उत्तर गलत ही होने हैं। हमें उन स्ट्रक्चर को इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही समझना है। तो ये नंबर 4 है। अब आगे बढ़ेंगे, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, यहां भी बात हो रही है कि दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए किसी एक कंजक्शन से। अब जो आया नाम कंजक्शन, अपन जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर कंजक्शन, उसका नाम है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव नहीं, विकल्प। अपन पहले बात यहां करते हैं अपने चैप्टर की, इसकी बात करेंगे। जैसे कोई आता है, आइदर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट और प्लस सब्जेक्ट 2। यहां जो आइदर और है ये एडजेक्टिव है, सॉरी ये कहलाता है कंजक्शन। नाइदर प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस नॉर प्लस सब्जेक्ट 2, यहां भी दो सब्जेक्ट होंगे, और या फिर सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस और या नॉर में से कोई एक और सब्जेक्ट सेकंड। यहां जो आ रहा है वो है नाइदर नॉर, और यहां पर है और नॉर। ये भी कंजक्शन है, इनका नाम है अल्टरनेटिव कंजक्शन। ना सुना, अल्टरनेटिव, विकल्प के मत में, या तो या, ना तो ना, या ना तो। जैसे आ जाए वाक्य बनेगा अपना हिंदी, उसके बाद यहां देखेंगे जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। वही बात बाद में क्यों कर रहे हैं कि पहले हम खुद सोचें कि हिंदी से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हमारा उत्तर सही हो रहा है, या हम जो उत्तर सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं
कि सब्जेक्ट सिंगुलर माने या प्लूरल, हम जो मान रहे हैं वो सही है नहीं है, वो पहले आप भी सोचे मेरे साथ। फिर अपन एक फैक्ट डालेंगे कि इस संरचना में ये नियम काम आता है, उसके अनुसार लगाएंगे। अपन पहले यहाँ वाक्य लिख रहे हैं, ध्यान देखना। neither you nor I वाक्य और भी हो सकते हैं। अब यहां देखना है हमें राम और श्याम। अब हमने पहला वाक्य में किया है कि इसमें एंड आ रहा है, सॉरी और आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, आइदर और आ रहा है, और यहां पर नाइदर नॉर आ रहा है। ये सारे के सारे जो कंजक्शन है वो अल्टरनेटिव कंजक्शन है, विकल्प के रूप में। राम या श्याम, क्या अर्थ है, राम या श्याम मतलब कोई एक। अगर इसकी हिंदी बनाएंगे तो उत्तर से हो जाएगा राम या श्याम में से कोई एक, मतलब है तो सिंगुलर ही। आइदर ही और हिज पेरेंट्स, या तो वह या उसके माता पिता मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है तो अल्टरनेट। अब कौन आएगा ये पता नहीं है, या तो वो आएगा, अगर इसको माने सब्जेक्ट तो वर्ब आएगी सिंगुलर, अगर मांगे उसके माता पिता को तो आ जाएगी प्लूरल। लेकिन माने किसको, नाइदर यू नॉर आई, ना तुम और ना मैं, मतलब दोनों नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि बगैर सब्जेक्ट के हो जाए ना तुम ना मैं, तो फिर कौन, सब्जेक्ट के बगैर वाक्य बनेगा ही नहीं। अब हम इनमें जो बात करेंगे, राम या श्याम में से कोई एक है तो सिंगुलर। अब यहां क्या बात हुई कि यहां भी सब्जेक्ट था सिंगुलर और यहां भी सिंगुलर, तो किसी को भी मान लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, तो जाएगा हेल्प्स। तो यहां तो गया हेल्प्स, क्योंकि दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है। अब होगा कि हमारी जो बुक्स है चाहे कोई भी हो, उसमें इसके अलग अलग नियम दिए गए। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर या और नॉर से जोड़ा जाए, ये पहला नियम है। क्या कहा मैंने, जब दो सिंगुलर नाउन को, इट मीन्स अपन यहां बात कर ले, नाउन सिंगुलर प्लस और या नॉर प्लस नाउन, दो जुड़ रहे, ये फर्स्ट नियम है, ऐसा मिलेगा आपको। तो भी क्या कहना है, वर्ब आएगी सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर देखो यहां देखना ही और हिज पेरेंट्स, यहां तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, यहां पर है प्लूरल। जब कोई दो सब्जेक्ट जो अलग अलग नंबर के हो, सिंगुलर और प्लूरल,
और उनको आइदर और, नाइदर नॉर और नॉर से जोड़ा जाए तो जो होगा सब्जेक्ट प्लूरल उसको बाद में लिखेंगे, ऐसा किताब मिलेगा। तो यहाँ हो सकता है ऐसा नियम। सेकंड में कि फर्स्ट नाउन सिंगुलर प्लस और नॉर प्लस नाउन प्लूरल, ये रूल नंबर 2 हो गया। ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, ये भी किताब मिलेगा आपको। या कहेगा यहां देखना है यू, ये प्रोनाउन है तो प्लूरल ही, ये भी प्रोनाउन है, ये प्लूरल। लेकिन दोनों का जो पर्सन है, दोनों पर्सन अलग है। आई फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। अब होगा कि दो अलग अलग पर्सन को अगर और नाइदर और से जोड़ा जाए तो क्या लगाते हैं, वो भी हो सकता है। तो इसको भी अलग नियम बनाएंगे वो। तो सबके नियम अलग है, लेकिन मैंने क्या किया है कि इन सबको एक साथ जोड़ दिया है कि हमारे वहां जो क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें लिखे आइदर और, नाइदर नॉर और या नॉर, उसमें ब्लैंक जो आ रहा है या जो सेकंड सब्जेक्ट है, अपने आप बात करेंगे ब्लैंक की, किसकी, उस ब्लैंक में नजदीक का जो करता होगा। अब नेचुरल है कि ब्लैंक के नजदीक कौन सा होगा, सेकंड ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब आना है। लेकिन कुछ वाक्य जो अपन आगे बात करेंगे उसमें ये नियम नहीं चलेगा। नियम तो वही है हमारे अनुसार, कौन सा है, ब्लैंक के नजदीक। अब इसको देखना ब्लैंक के नजदीक कौन सा है। अगर बात की जाए यहां पर वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, अब देखना है आगे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहां कौन है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स जो कि प्लूरल है, तो वर्ब भी जो कि प्लूरल तो आर हो गया। और यहां पर जो है सब्जेक्ट ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, लेकिन वहां इज आर एम है। तो मैंने कहा था कि यू के अकॉर्डिंग आता आर, लेकिन आई के अकॉर्डिंग जो नजदीक हो। अब इसके नजदीक हो जाए वही बात है, इसके नजदीक ये सब्जेक्ट है, इसके नजदीक ये सब्जेक्ट है, और इसके नजदीक नजदीक के सब्जेक्ट के अनुसार मैंने पहले कह रहा हूं कि मैंने को सबको साथ ही कर दिया है। इसलिए हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द नियर सब्जेक्ट, शॉर्ट में। अब कौन है, अब यहां पर हमें याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट आएगा। अब वही बात, सब्जेक्ट जो है अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब भी आ जाएगी प्लूरल, लेकिन उसका आधार होगा नियर सब्जेक्ट। अब बात है कि ऐसा नियम को बना कि जबकि सब्जेक्ट तो दो ही हमारे पास, एक सब्जेक्ट फर्स्ट एक सब्जेक्ट सेकंड। मैंने कहा किताबों में ऐसा मिलेगा कि उसका जो स्ट्रक्चर खुद दे रखा होता है। नियम कहता है कि किसी भी वाक्य में जब लिखना हो प्रोनाउन तो उसका सीक्वेंस जो होता है वो होता है 231, कि पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही, आई, यू के साथ आई है। जब दोनों थर्ड पर्सन को तो पहले आएगा सिंगुलर फिर आएगा प्लूरल। ये एक निश्चित फॉर्मेट है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर अपना प्रोनाउन वह हम सीखेंगे, लेकिन अभी जो वाक्य में दे रखा है वो सीक्वेंस वो खुद ही देगा, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर इस नियम के अनुसार वो लिखा मिलेगा हमको और हमको उसको देख लेना है जो नज़दीक हो।
अब एक वाक्य याद देखना और समझना कि अगर इस नियम को मानते कि अगर लिख देते अपन कि अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, तो क्या सही होता? ये देखें, केवल एक वाक्य, वाक्य लिखा हुआ है ब्लैंक यू नॉर आई फूल, या आ जाए यहां पर और यू और आई फूल। तुम या मैं, कोई एक मूर्ख है। यू नॉर आई, तुम ना मैं मूर्ख हूं। अब बात हुई है किसको माने? अगर अपन मानते सेकंड को, तो सेकंड हमारे पास आई था, लेकिन मैंने ऐसा लिखा नहीं है। मैंने पहले कह दिया है कि मैंने किताब से हटके लिखा है। हर किताब में जो आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, जो कि अल्टरनेटिव कंजक्शन है, उनके आपको 3 नियम देगा कि इनसे 2 सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ने पर, जब इनसे एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन जुड़ने पर, और उनसे अलग अलग डिफरेंट जो पर्सन जुड़ने उन पे, जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि ये सीक्वेंस वो खुद देगा 231 की, कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर ऐसा वाक्य आ जाए, सपोज कर रहे हैं, आया तो नहीं एग्जाम में, अगर ऐसा आ जाए तो अपना सेकंड कौन था? आई था, तो इसके अकॉर्डिंग लगाते। अब वो कहता लगाना है यहां पर इज, आर, एम। अगर किताब के अनुसार लगाते तो आई के साथ अपन एम ही लगाते। क्या लगाते? कि अपन मानते आई को सेकंड है, कि सेकंड सब्जेक्ट कौन? आई, और हमने यहां पर एम लगा दिया, तो ये अपना आंसर गलत होता। मैंने कहा है शॉर्ट के अंदर नियर कौन है? नियर यू है। ब्लैंक के नजदीक कौन है ना? अकॉर्डिंग टू नियर सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग? नियर, ब्लैंक के नियर। तो ब्लैंक के नियर कौन है? यू है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब यू के साथ क्या आएगा? इज या आर या एम, तो जाएगा आर, तो ये हो गया आर। अब होगा सही। वैसे मैंने पहले कह दिया कि एग्जाम में अभी तक से वाक्य दिए नहीं है, लेकिन ऐसा भी दे सकता है। तो हमें तो एक इंप्रूवमेंट किया है कि सबका सार एक साथ आ जाए। वो क्या है? अगर बात को मैं सब्जेक्ट सेकंड अनुसार तो भी सही है, या मैं कहूं कि नजदीक किसके? ब्लैंक के नजदीक अनुसार, तो बात वही है। इसमें गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, चाहे वाक्य पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है। ये दिक्कत कब आएगी? जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो और कहीं आनी नहीं है। तो ये अपना 5th नियम था कि अल्टरनेटिव कंजक्शन। तो आज हम कुछ नियम आगे बढ़े। आज हमने पढ़ा रूल नंबर 3, 4 और 5। वो सारे के सारे नियम थे कि जब 2 सब्जेक्ट को जोड़ा जाए किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा, तो उस सिचुएशन में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अकॉर्डिंग सोच के ही हमें अपनी वर्ब का यूज करना है। तो चैप्टर चल रहे हैं, शायद आ रहा होगा समझ में भी। और मैंने पहले भी कहा था कि हम जो यहाँ बता रहे हैं विद डायग्राम, विद पिक्चराइजेशन, तो इसमें समझने में थोड़ी आसानी होगी, और शायद आसानी हो रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब आपको अगर वही बात फिर कहूँगा मैं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हाल ही में एक वैकेंसी और आई है हाई कोर्ट एलडीसी की। उसके अंदर आपके सिलेबस का ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेवल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है, और केवल सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश और जीके। और उस एग्जाम में भी ये चैप्टर आएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो
LDC का एग्ज़ाम देना हाई कोर्ट का देना चाहते हैं, या रीट भी घोषणा हो गई है कि होगी फरवरी में, और पटवारी की भी है, और ऐसे की SSC CGL और भी एग्ज़ाम है, उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी एस्पायरेंट्स को इन वीडियो को द्वारा आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी। तो आप उनको भी बोलें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जुड़े। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा मोटिवेशन आपका सब्सक्रिप्शन और आपका व्यू और आपका मिनट देने हैं, और फ़ायदा आपका है। और मैं भी कहूँगा कि हमारा जो कंटेंट होगा वो कुछ हटके होगा सभी से, किताबों से भी और अन्य जो वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की भरमार हो गई। सबके पास नॉलेज है, नॉलेज सबके पास है, वो ही रहे, लेकिन समझाने का तरीका कुछ अलग होगा तो समझने का मज़ा आएगा। तो शायद लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, तो आप भी एंजॉय लें, इसको ना माने बर्डन, और एंजॉय के साथ अपन इन चैप्टरों को पढ़ें और कोशिश करें कि इस बार हमारी नौकरी लग जाए। नौकरी मतलब है लॉटरी लग गई। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसको शेयर करें और करें सब्सक्राइब, और इसका स्क्रीनशॉट लें। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।